कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी अपनी तैयारी को चेंज करना और प्री और मेंस दोनों पे फ़ोकस करना कुछ दिन तक। उसके बाद में जैसे नोटिफ़िकेशन आएगा तो हो सकता है आपको महीने 2 महीने का जो टाइम मिले, उसके अंदर अपनी तैयारी को चेंज करके पूरा आप प्री ओरिएंटेड कर लेना। उसमें आप मेंस की चीज़ों को लेके मत चलना, वरना कहीं न कहीं आप जो है प्री से कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठोगे। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको स्विच करनी है अपनी प्रिपरेशन को टुवर्ड्स प्री, टुवर्ड्स मेंस कंप्लीटली, कि भई सिर्फ़ मेरे को प्री के लिए ही पढ़ना है, अब मेरे को सिर्फ़ मेंस के लिए ही पढ़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दिन के अंदर 10-1 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें से 2 से 3 घंटे अगर आप मेंस के लिए निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जो टाइम है, वो आपका प्री के लिए होना चाहिए। उसको आप अच्छे से जो है तैयारी करो, क्योंकि अभी प्री का जो एग्ज़ाम है, संभावित जो तिथि है, वो मई में ही बता रहे हैं। तो मई ज़्यादा दूर नहीं है, आपके पास 2-3 महीने ही हैं ढंग से। और जब नोटिफ़िकेशन आएगा तो अपने को नहीं पता अपने पास कितने दिन हो सकता है आपके पास 40 डेज़ हो, 60 डेज़ हो, अपने को नहीं पता। तो जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा तब कंप्लीटली अपनी स्टडी को स्विच कर लेना प्री के लिए और सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना। ऐसे मतलब किसी को लेके मत चलना कि ये तो मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है तो इसके भरोसे मैं प्री निकाल लूँगी। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो सिनेरियो है उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम, इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। तभी जाके जो है एकदम श्योरिटी के साथ अपना प्री प्री है या मेंस है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का तो जो टॉपिक है उसके बारे में बातचीत करना। आज अपना डे 10 है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। और हमेशा की तरह मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए थे जिनको आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें डील कर लिया, हैंडल कर लिया। कुछ एक कॉपी के अंदर मेरे को दिक्कत लगी थी। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो अपना जो टॉपिक है हम पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आज का जो टॉपिक था अपने कि नैतिक जो चिंतक है भारत के जो मतलब जितने भी मॉरल थिंकर्स हुए हैं और फिलोसोफर्स हुए हैं यानी दार्शनिक हुए हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका कोई अंत नहीं है। हो सकता है आपसे किसी भी रैंडम फिलोसोफर की कोई एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी पूछ ले। तो इसमें हमारा पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। अगर मैं बात करूँ कि हमें तैयारी कैसे करनी है इस टॉपिक की, तो आप क्या कीजिए, पहले अपने इस टॉपिक को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो है भारतीय दार्शनिक, जितने भी इंडियन फिलोसोफर्स हुए हैं उनके बारे में। फिर आप इसको काल के हिसाब से विभाजित कर दीजिए। जैसे प्राचीन काल में आपने डिवाइड कर दिया, फिर मध्यकाल और फिर मॉडर्न टाइम्स यानी आधुनिक काल। इस 3 कालखंड के अंदर हमने इन थिंकर्स को पहले डिवाइड करा। फिर हम प्राचीन काल पे बात करेंगे। तो अगर हम एंशिएंट टाइम की फिलोसॉफी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है हिंदू दर्शन। और हिंदू दर्शन की जो फिलोसॉफी है, जैसे कि वेदा के अंदर जो दिया हुआ है, वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, या फिर हम बात करें भगवत गीता के अंदर जो दिया हुआ है, वो जो मॉरल फिलोसॉफीज दी हुई है वो आप सबको प्रिपेयर करनी है। तो हिंदू दर्शन को आप तैयार करना। फिर बौद्ध दर्शन को आप प्रिपेयर करना है। जैसे मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध ने करुणा के बारे में क्या कहा है, ऐसी चीजें जो रिलेट करती है एथिक्स से, हमारे सब्जेक्ट में हमारे काम आएंगी। अगर हम उस फिलोसॉफी को कहीं कोट करेंगे तो वो शासन में, प्रशासन के अंदर, आज के जीवन में व्यक्ति के जो मोरल आचरण होता है, उनका जो मोरल कंडक्ट होता है, उसको अपग्रेड करने में काम आएगी। ऐसी फिलोसॉफी अपने को याद करें। सिमिलरली जैन दर्शन को आप याद कीजिए। फिर एंशिएंट के अंदर हम बात करें तो अशोक, सम्राट अशोक हुए थे, उनकी धम्म की जो नीति है उसको आप याद कर सकते हो। धम्म की नीति, धम्म पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा हम चाणक्य, जो कौटिल्य हुए थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र, जो कि एक्चुअल में पॉलिटी की बुक थी, उसके अंदर एथिक्स के बारे में क्या क्या लिखा है उनको प्रिपेयर करना। इसी तरीके से ये तो कुछ मेरे ध्यान में आए थे, वो मैंने नाम लिख दिए। उसके अलावा आपके ध्यान में अगर कोई और भी थिंकर है, कोई महान विचारक हुआ है एंशिएंट टाइम का,
तो आप वहाँ पे उसको लिख लेना। और एप्लीकेशन तो मैंने आपको अभी इतनी क्लासेस हो गई सिखाई दी कि भाई इन फिलोसॉफी को हमें यूज़ में कैसे लेना है, तो उदाहरण के माध्यम से समझाना। प्रशासन में पूछे तो प्रशासक के जो गुण हैं, जैसे सत्यनिष्ठा होता है या इमोशनल इंटेलिजेंस है, उससे आप चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करना। या फिर जैसे हम सबसे फेमस उदाहरण को लेते हैं, जो बुद्ध धर्म है उसकी जो मध्यम मार्ग का जो सिद्धांत है, उसको हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि मध्यम मार्ग जो है कैसे आज के टाइम में रिलेवेंट है। तो जब हम बात करते हैं कि एक तरफ तुष्टिकरण की नीति होती है और एक तरफ हम एक्सट्रीम एक्शंस की पॉलिसी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें बीच का बैलेंस बना के कूटनीति का हम एक मध्यम मार्ग जो है बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मध्यम मार्ग को अप्लाई करना है प्रशासन के अंदर। यानी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो हमारे जो एथिकल डायलामाज होते हैं, जो हमारी जो नैतिक दुविधाएं होती है, उनको रिजॉल्व करने में इन फिलोसॉफीज़ का कैसे यूज़ हम ले सकते हैं, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और हो सकता है आपसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही पूछ ले कि कौन सी पॉलिसी क्या कहती है। फिर हम मध्यकाल के बारे में आते हैं। तो मध्यकाल में आप एक तो भक्ति आंदोलन के बारे में, और जो भक्ति आंदोलन के अंदर जो दार्शनिक हुए हैं या जिन्होंने जो मॉरल थिंकर्स हुए हैं उनका आप मेंशन करो। सूफी मूवमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हो। उसके अलावा जो अपने शंकराचार्य जी हैं, उनकी फिलोसॉफी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी आप याद करो। और भी अगर आपके ध्यान में आ रहे मध्यकाल से रिलेटेड, आप उसको भी मेंशन करो। एक हाँ, संगम काल के अंदर तिरुवल्लुवर जी हुए हैं, संगम एज में। इनकी फिलोसॉफी भी, इन्होंने सदाचार के बारे में क्या कहा है, भाई सादा जीवन और उच्च विचार जो है हमें अपनाना चाहिए। उसके बाद उनकी जो फिलोसॉफी है उस पर यूपीएससी ने कई बार फोकस करा है, तो आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आधुनिक काल के जो थिंकर्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, उनके बारे में तो एक अलग से टॉपिक ही है। विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, औरबिंदो घोष। ये सारी चीजें। उसके अलावा आप डॉक्टर श्याम जी कृष्ण वर्मा, या पंडित दीनदयाल जी, जिन जिन लोगों ने भी एथिक्स के बारे में कुछ लिखा है, या फिर इनमें से बहुत सारी चीज़ें तो हमें मॉडर्न हिस्ट्री से ही पता चल जाएगी। तो उन लोगों की जो एथिकल आइडियाज़ थे, यानी नैतिक जो नीति शास्त्र है उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ थे, वो हमें प्रिपेयर करने। तो ये जो एक मेथड रहेगा आपके लिए, ये आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा आपकी तैयारी को कि किस तरीके से हमें जितने भी इंडियन फिलोसोफर्स हैं उनको हम कवर कर सकते हैं। अब मान लीजिए इनमें से आपकी किस्मत बहुत ही खराब रही और इनमें से किसी से भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, या इनमें इनके अंदर भी आपने जो भी पढ़ा उससे भी क्वेश्चन नहीं आया, तब जो भी आपने नीति शास्त्र में सीखा है, ये एकदम लास्ट रिजोर्ट है। हर में आप बिना मेहनत किए इस चीज़ को अप्लाई बिल्कुल मत करना। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो एक रैंडम फिलोसोफर का आपसे पूछ रहे हैं और उनकी फिलोसॉफी जो है उसको उसके बारे में आपको ज़्यादा पता भी नहीं है, फिर जो अच्छे अच्छे आइडियाज़ है जो आपने नीति शास्त्र में सीखे हैं उन सबको मल्टी डायमेंशनल वे में कवर करके और फिर अपने आंसर में लिखना। मैं ये नहीं कहती आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप खाली छोड़ के आओगे उससे तो बहुत ज़्यादा बेटर सिचुएशन के अंदर आप रहोगे। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। मेरे और भी जो साथी हैं जो सिलेक्ट हुए हैं उनका भी सेम एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन पहले आपको इतनी और इससे भी थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी रिसर्च करना और वो मेहनत आपको करनी है। उसके बाद में ही इस स्टेप पे आपको आना है कि कोई भी रैंडम फिलोसोफर की अगर आपसे रैंडम फिलोसॉफी पूछ रहे हैं और आपको उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी हमने एथिक्स के अंदर अलग अलग चीज़ें सीखी हैं, जो भी आपकी फेवरेट होंगी 4-5 अलग अलग डायमेंशन की, वो आप वहाँ पे मेंशन कर देना और वहाँ पे कोट कर देना इन चीज़ों को। तो ये लास्ट में ही एकदम आपको यूज़ में लेना है।
ये एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि भाई आप स्टार्टिंग में यही सोच के तैयारी करें कि मैं कुछ भी लिख दूँ। ये सिर्फ़ अंत में फ़ॉलो करना है कि पेपर खाली छोड़ने से बेटर की सिचुएशन में आप रहोगे। बस इतना ही है। हो सकता है आपको 0.5 या 0.25 नंबर मिल जाए यहाँ से। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन जो इन फिलॉसफीज़ को अच्छे से पढ़ेगा, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेगा और फिर उसको कॉपी में कोई भी लड़की उतारेगी तो उसको ज़्यादा और बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहली प्रायोरिटी आपकी यही है कि आपको मेहनत करके और फिर ये सब चीज़ें करनी है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें अधिकतर चीज़ें आपकी एप्लीकेशन बेस्ड ही रहने वाली है। तो आप कंसेप्ट्स को याद रखना और फिर उनको अप्लाई कैसे करना है उस पे फोकस करना। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस पे अपने आते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें एक लोक सेवक को व्यक्तिगत लालच और प्रशासनिक जो द्वंद है उनसे मुक्ति दिलाने में ये चीज़ कैसे सहायक हो सकती है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को तोड़ते हैं, छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते हैं। पहले इन्होंने बात की है अष्टांगिक मार्ग की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो बुद्ध की फिलोसॉफी है उसके अंदर अष्टांगिक मार्ग क्या होता है। तो आपने पढ़ा ही है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हम नीति शास्त्र में भी पढ़ते हैं कि जो 4 आर्य सत्य थे यानी 4 नोबल ट्रूथ थे कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और चौथा आर्य सत्य था कि दुख का निवारण जो है उसका मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो जो दुख है उसका व्यवहारिक तौर पे जो निवारण है, समाधान है, वो बुद्ध ने लिया था अष्टांगिक मार्ग के थ्रू। तो इस तरीके से आपको इंट्रो के अंदर अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताना है। पहली चीज आपको एक्सप्लेन करना है कि अष्टांगिक मार्ग होता क्या है। दूसरी चीज है कि लोक सेवक को व्यक्तिगत लालच और प्रशासनिक द्वंद। तो फिर आप बॉडी के अंदर पहली पॉइंट आप उठाओगे जिसमें आप बात करोगे कि जो पर्सनल ग्रीड है एक लोक सेवक की, उससे निपटने में ये अष्टांगिक मार्ग जो है कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे हेल्प करेगा। 3-4 लाइन हम उसके बारे में लिखेंगे। सेकंड पोर्शन में हम लिखेंगे जो प्रशासनिक द्वंद्व है, जो हमारे जो एथिकल डायलामास हमें देखने को मिलते हैं प्रशासन के अंदर, जैसे निजता बनाम जो है पारदर्शिता, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके अलावा एक तरफ हमारे पर राजनीतिक दबाव होता है, दूसरी तरफ हमें कानून का शासन है वो बना के रखना है। ऐसे एथिकल डायलेमास आपको देखने को मिलेंगे। उनका सॉल्यूशन अष्टांगिक मार्ग कैसे निकाल के देता है ये हमें बताना है। तो अष्टांगिक मार्ग हमसे पूछा गया और उसकी एप्लीकेशन हमसे पूछी गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करते हैं कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है दुख से मुक्ति का व्यवहारिक एक पथ है, एक रास्ता है। ये 3 आधार पे टिका है। पहला है प्रज्ञा की हमारी सोच जो है यानी हमारी बुद्धि है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसके अंदर 2 चीजें आती है जो प्रज्ञा का सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग में, उसके अंदर सम्यक दृष्टि और दूसरा है सम्यक संकल्प। दूसरी चीज है शील यानी नैतिक आचरण हमारा सही होना चाहिए, और तीसरा है समाधि यानी कि जो मानसिक अनुशासन है, हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल डिसिप्लिन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके 8 अंग हैं जैसे सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये आता है प्रज्ञा के अंदर। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और आजीविका, ये आता है शील के अंदर यानी हमारा जो आचरण है, हमारा जो कैरेक्टर है, हम जो काम करने वाले हैं, हम जो बोलते हैं। सम्यक वाणी हमारे कार्य हैं और हमारी आजीविका के साधन, वो सब जो है वो एकदम सत्य होने चाहिए, एकदम साफ सुथरे होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। हमें गलत तरीके से अपनी वाणी का उपयोग नहीं करना, गलत कार्य नहीं करने, और हमारे जो आजीविका के साधन है वो एकदम सही होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए। फिर तीसरी आती है पॉइंट समाधि, उसमें आता है स्मृति, समाधि और प्रयास, जिसको हम कई बार सम्यक व्यायाम भी बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आएगी, वो आएगी समाधि के वाले भाग के अंदर। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया एक तरीके से कि व्हाट इज अष्टांगिक मार्ग ऑफ बुद्ध फिलोसफी। अब है कि ये व्यक्ति को सत्य, करुणा और आत्म संयम, हम 3 चीज सीखते हैं एक पर्सन के तौर पे, एक व्यक्तिगत तौर पे। अगर हम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो हम सत्य को सीखेंगे, हम करुणा को सीखेंगे, और जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है वो हमारे अंदर आएगा, हम आत्म संयम जो है वो हमें बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि लोक सेवक को व्यक्तिगत जो लालच है, व्यक्तिगत लालच लिखना था यहाँ पे, व्यक्तिगत लालच से मुक्ति दिलाने में ये कैसे सहायक है। तो जो सम्यक वाणी है, अगर हम सम्यक वाणी का यूज करेंगे तो उससे पारदर्शी संवाद होगा, जिससे जनता में विश्वास बढ़ेगा। सम्यक आजीविका को हम अपनाएंगे यानी साफ सुथरे ढंग से हमें जो है जीविकोपार्जन करना है, किसी भी प्रकार के गलत पथ पे नहीं चलना, भ्रष्टाचार नहीं करना, ईमानदारी से अपनी आजीविका जो है वो हमें अपनानी है। तो इसके अंदर भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो है उसको हम बढ़ावा देंगे। अगर हम ये
एक्सेप्ट करते हैं, एडप्ट करते हैं। दूसरा है सम्यक स्मृति, तो इससे हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर है सम्यक कर्म या सम्यक कर्मांत, उससे हमारे जितने भी कार्य होंगे वो जन कल्याण के लिए होंगे, वो किसी और के हित, स्व हित के लिए या फिर किसी और के हित के लिए नहीं, जनता के हित के लिए हमारे जो कार्य हैं वो होंगे। तो इस तरीके से अगर हम अप्लाई करेंगे अष्टांगिक मार्ग को तो हम व्यक्तिगत लालच से ऊपर उठ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो था अपना वो था कि हम एथिकल डायलेमास को कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें आने से पहले एक उदाहरण के माध्यम से, अगर आपके पास स्पेस है, टाइम है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक जिला अधिकारी यदि दबाव में भी सत्य पर टिका रहे तो वो सम्यक वाणी को, ईमानदारी से कार्य करे तो सम्यक आजीविका, और निर्णय लेते टाइम पे सजग रहे तो सम्यक स्मृति को अपनाता है, तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का जो प्रशासनिक अनुप्रयोग है वो अपने को देखने को मिलेगा। अष्टांगिक मार्ग एक लोक सेवक के जो प्रशासनिक द्वंद्व है, ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि वहां से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे राजनीतिक दबाव बनाम कानून, ये एक एथिकल डायलेमा है जो हमें देखने को मिलेगा कि एक तरफ हमें कोई काम करने में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होगा कि उनके हितों के हिसाब से हमें कार्य करना है, और दूसरी तरफ हमारे पास कानून होगा, संविधान होगा, उसका पालन हमें करना है। तो इस द्वंद्व से हमें कैसे सोल्यूशन मिलेगा अष्टांगिक मार्ग से, तो अगर हम सम्यक दृष्टि को अपनाते हैं और सम्यक कर्मांत को अपनाते हैं तो उससे हम एक निष्पक्ष जो है निर्णय वो ले पाएंगे। तो इस तरीके से इस द्वंद्व का जो है सॉल्यूशन हमें अष्टांगिक मार्ग देगा। फिर करुणा बनाम अगर नियम हमारे सामने है कि एक तरफ तो हमें नियमों का पालन करना है और एक तरफ हमें दिख रहा है कि कोई जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लाभार्थी की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा है या कर पा रही, लेकिन फिर भी हमें बीइंग एक व्यवहारिक तौर पे हमें दिख रहा है कि वो एलिजिबल है, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ दस्तावेज नहीं है तो वो जो है उस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे। तो यहाँ पे हमारी करुणा है वो भी एक पलड़े के अंदर बहुत भारी रहती है, और एक तरफ जो है हमें कानून का, प्रक्रिया का पालन करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो सम्यक संकल्प हम लेंगे, तो उससे हम एक बीच का रास्ता खोजेंगे, एक मानवीय समाधान सोचेंगे जिससे हम कानूनों की भी अनदेखी न करें और हमारी जो करुणा है, हमारी जो मानवता है वो भी बनी रहे, और उस तरीके से सॉल्यूशन हम निकालेंगे। वरिष्ठ आदेश, यानी एक तरफ तो आपके सीनियर आपको कुछ आदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपके सामने है नैतिकता। नैतिकता में कुछ भी हो सकता है, सत्यनिष्ठा आ सकती है, हमें सत्यनिष्ठ रह के अपना काम करना है, जवाबदेहिता हमारी जो है वो बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा भी और सारे गुण जो है यहाँ पे आएंगे, और एक तरफ है हमारे सीनियर की आदेश। तो मान लीजिए आपके सीनियर आपको कोई रिपोर्ट पे साइन करने के लिए बोलते हैं जो कि एथिकली रॉन्ग है, तो अब आप वहाँ पे क्या करेंगे, ये वैसी ही सिचुएशन है। तो यहाँ पे सम्यक वाणी और आजीविका से हम सत्य पर जो है टिके रहेंगे। जो भी हमारे सीनियर है उनको हम बहुत पोलाइटली, क्योंकि वो हमारे सीनियर है, तो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे साइन करने से ये जो एथिकल और ये लीगल इश्यूज हैं, इस वजह से मैं बिल्कुल भी इस पे साइन नहीं करूँगी। और जब हम सच्चे होते हैं, हम गलत नहीं होते, तो हमारी वॉइस, चाहे हम जूनियर हो तो भी हमारी वॉइस जो है वो भारी रहती है, हमारी जो बात है उसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, तो सामने वाले को हमारी बात सुननी ही पड़ती है। फिर है निजी सुरक्षा बनाम जनहित, की एक तरफ तो हमारी खुद की जो सुरक्षा है वो दाव पे लगी है, दूसरी तरफ मुझे जनता का कल्याण करना है। ऐसा अगर हमारे सामने नैतिक द्वंद्व है, एथिकल डायलेमा है, तो हम सम्यक स्मृति से साहसपूर्वक एकदम कार्य करेंगे कि हमें चीज़ों को समझना है, हमें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको एकदम हैवी रखना है, हमें खुद की भी रक्षा करनी है और जनता के हितों की भी रक्षा करनी है। तो हम साहस से कार्य करेंगे लेकिन खुद की भी रक्षा करते हैं। फिर तेज काम करना है, यानी हमें डेडलाइंस मैच करनी है बनाम पारदर्शिता। तो जो सम्यक प्रयास है, सम्यक प्रयास यानी सम्यक व्यायाम, यानी हमारे जितने भी कार्य हैं वो सही दिशा में एथिकली होने चाहिए, उससे ही हम सही प्रक्रिया को अपना पाएंगे। और यहाँ पे हम सम्यक जो प्रयास है अष्टांगिक मार्ग का उसको फॉलो करेंगे। तो एक तरफ मैंने नैतिक द्वंद्व बताया आपको, और एक तरफ जो सॉल्यूशन है जो अष्टांगिक मार्ग से ही हमने निकाला है। यहाँ पे हमने किसी और फिलोसॉफी की बात नहीं की, किसी और फिलोसोफर की भी बात नहीं की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही अष्टांगिक मार्ग है। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो प्रश्न में पूछा गया है हमें उसी से स्टिक होकर अपना आंसर बनाना है। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें फ्री हैंड दिया जाएगा। जैसे अगर प्रश्न में आ जाता कि आपके सामने बहुत सारे नैतिक द्वंद्व है और भारत के जो आज तक के दार्शनिक हुए हैं उनकी जो जो दर्शन है उनको आधार मानते हुए आप कैसे इसका समाधान निकालोगे,
इन दिस केस हमारे पास पूरा ये अधिकार है कि हम इंडिया के जितने भी फिलोसोफर्स हुए फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, हम उनको यूज में यहाँ पे ले सकते हैं, उनको कोट ले कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट किया गया है, तो हम अष्टांगिक मार्ग से इधर उधर नहीं होंगे। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कि पूरी चीज को एक ही लाइन में या 2 लाइन में कंक्लूड करें कि बुद्ध का ये अष्टांगिक जो मार्ग है वो एक लोक सेवक को स्थिति प्रज्ञ बनाता है, यानी स्थिर प्रज्ञा वाला, स्थिर बुद्धि वाला। उसे बाहरी दबाव के बीच भी आंतरिक शांति और नैतिक अखंडता बनाए रखने की पावर देता है, यानी शक्ति देता है, जिससे व्यक्तिगत लाभ के ऊपर वो हमेशा सार्वजनिक हित को रखे। तो इस तरीके से अष्टांगिक मार्ग है, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी प्रासंगिकता आज भी प्रशासन के अंदर है। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि सम्राट अशोक पे प्रश्न है कि सम्राट अशोक का जो धम्म है मात्र धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि लोक कल्याणकारी शासन की एक आचार संहिता थी। हमें टिप्पणी करना है, तो इसको भी हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले में तो जो अशोक का धम्म की पॉलिसी है, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। एक मेजर पोर्शन में हमें अपने आंसर में धम्म की नीति को एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में धम्म की पॉलिसी थी क्या। फिर उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे कि भाई लोक कल्याणकारी शासन है, लोगों का हित करना है, वेलफेयर स्टेट हमें यहाँ पे बनाना है। तो वहां के लिए ये कैसे एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक आचार संहिता का इसने काम किया, उसको हम कनेक्ट बाद में करेंगे। तो लेकिन पहले हमें एक्सप्लेन करना है अबाउट धम्म पॉलिसी। तो हम अब आते हैं कि धम्म था क्या। तो कलिंग युद्ध के जब कलिंग युद्ध समाप्त हुआ था, वो रक्तपात जब खत्म हुआ था, तब अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध की घोषणा करने की नीति को त्याग कर और धम्म घोष को अपनाया था, यानी धम्म की नीति को अपनाया था। मौर्य सम्राट जो अशोक थे वो किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे धम्म की पॉलिसी में। धम्म एक्चुअल में किसी भी रिलीजन विषय से एसोसिएटेड नहीं था, वो तो एक तरीके से एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एक नैतिक आचार संहिता थी जिसका पालन उन्हें लोगों से करवाना था। ये एक नैतिक प्रशासनिक दर्शन था जिसका उद्देश्य प्रजा जो है उसका नैतिक उत्थान और राज्य में लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना करना था। जो अशोक का धम्म था उसके कुछ फीचर्स थे, जैसे ये किसी कर्म कांड पर आधारित नहीं था। इन जनरल हम देखते हैं कि कोई भी धार्मिक चीज होती है उससे हम कुछ चीजों को, कुछ सेक्रीफाइस को, कुछ रिचुअल्स को, कुछ ट्रेडिशंस को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे धम्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, कोई भी कर्म कांड पे आधारित नहीं था। दूसरा, ये किसी संप्रदाय विशेष को श्रेष्ठ नहीं मानता था। कोई भी समुदाय, कोई संप्रदाय, कोई धर्म, किसी को भी धम्म ने जो है प्रमोट नहीं करा था। यहाँ पे उन्होंने जो है एक नॉर्मल न्यूट्रल जो संहिता थी वो दी थी। फिर है सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों पर आधारित था। जो भी नियम थे वो सभी के लिए समान थे, और ऐसे कुछ मानवीय मूल्य जो सार्वभौमिक होंगे, सभी में होने चाहिए, उस पर ये डिपेंडेंट था। तो ये हमने धम्म की जो पॉलिसी थी या धम्म का जो कंसेप्ट था, अशोका ने जो अडेप्ट किया था, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये लोक कल्याणकारी आचार संहिता थी। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, जो धम्म के जो मेन फीचर्स थे, मेन जो बातें कही गई थी, जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे, हमें उनको एक एक करके पिक करना है और कनेक्ट करना है कि वो कैसे एसोसिएटेड थे एक लोक कल्याणकारी राज्य या एक लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना में। तो अशोक का जो धर्म था वो धार्मिक मत के बजाय प्रशासनिक नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का एक व्यवहारिक ढांचा था। अब हम इसकी पुष्टि एक निम्नलिखित बिंदुओं से करेंगे। जैसे पितृवत शासन की बात कही गई थी, अशोक ने एक लाइन बोली थी कि सबे मुनि से प्रजा ममा, यानी सभी मनुष्य मेरी संतान है। तो ये जो सिद्धांत है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी सोशल, जो हम वेलफेयर करते हैं, पब्लिक वेलफेयर करते हैं, वेलफेयर स्टेट की जो एक बेस बनाती है, फाउंडेशन बनाती है, उसकी ये आधार है, ये लाइन। दूसरी चीज है कि प्रशासनिक नैतिकता, उसकी बात यहाँ पे कही गई। उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका प्रमुख काम था मतलब एक तरीके से जो जनता है उनकी समस्याओं का निवारण करना। साथ में वो धम्म, यहाँ धर्म लिखा है, एक्चुअल में धम्म होगा यहाँ पे। जो धम्म की पॉलिसी है वो है क्या, उसका प्रचार प्रसार करना उनका काम था। उसके अलावा जो है प्रजा की जो समस्याएं थी, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उनको भी वो है सुना करते थे और उनका निवारण और न्याय जो है वो भी सुनिश्चित करते थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे लोक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी उन्होंने, ये बोल के कि सबे मुनि से प्रजा ममा, यानी
सभी मनुष्य मेरी संतान है, और ये राजा द्वारा कही गई लाइन है। अगर राजा ऐसी थिंकिंग रखता है, यानी वो स्टेट है एक वेलफेयर स्टेट है। दूसरी चीज है कि उन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी, जो उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं और न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय जो है वो देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की। यहाँ पे धम्म के पॉलिसी के अंदर एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी। शिलालेख जो 12 है उसके माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता जो है वो राज्य की नीति बनी थी, और विविधतापूर्ण साम्राज्य के अंदर शांति बनाने के लिए ये पॉलिसी को धम्म के अंदर शामिल किया गया था। फिर अहिंसा और युद्ध का त्याग किया गया था। मैंने आपको अभी बताया था कि जब कलिंग युद्ध समाप्त हो गया था, दया नदी खून से भर गई थी और चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें और खून ही खून दिख रहा था, तब सम्राट अशोक को एहसास हुआ कि अहिंसा एक्चुअल में कितनी डरावनी होती है। हिंसा एक्चुअल में कितनी डरावनी होती है। तो यहाँ पे उन्होंने भेरी घोष को त्याग दिया, यानी जो एक तरीके से वॉर की जो घोषणा है उसको उन्होंने त्यागा, और धम्म घोष के अंदर यानी धम्म को उन्होंने अपनाया। और सैन्य शक्ति के स्थान पे इन्होंने सोचा कि हम एथिकल तौर पे लोगों पे शासन करेंगे, एथिकल विजय जो है, नैतिक विजय है, उसको हम प्राथमिकता देंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करी उन्होंने, जैसे सोशल कोड उन्होंने अपनाया, उन्होंने बहुत सारी सराय, बहुत सारी रोड का निर्माण किया। अल्प व्यय, अल्प संचय और दासों व वृत्तियों के प्रति मानवीय व्यवहार को उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। सार्वजनिक सेवा करी, मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय, सड़कें और कुएं बनवाए गए। ये चीजें दर्शाता है कि जो धम्म का उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य, वो लोक कल्याण ही था। तो इन सब पॉइंट से हमें समझ में आता है कि कैसे धम्म की पॉलिसी थी दैट वाज एसोसिएटेड विद पब्लिक वेलफेयर, यानी जन कल्याण, लोक कल्याण, राज्य की स्थापना के लिए ये बनाई गई थी और अपनाई गई थी। हम निष्कर्ष पे आते हैं कि अशोक का जो धम्म है वो पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन यानी समावेशी नीति थी। सभी धर्मों को, सभी समुदायों को इसमें एडप्ट किया गया था, एकीकृत किया गया था, जिसने शासन को संकुचित पद से ऊपर उठाकर मानवतावाद पर स्थापित कर दिया था। अब जो शासन जो चल रहा था वो मनुष्य के उत्थान के लिए चल रहा था, न कि किसी मनुष्य पे विजय प्राप्त करने के लिए। यह आज के सुशासन के लिए भी एक आदर्श मॉडल है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना था जो धम्म का क्वेश्चन था उसको। तो इन चीज़ों के लिए आपको पहले प्रिपेयर होना ज़रूरी है, इन कॉन्सेप्ट्स को याद करना ज़रूरी है, तभी आप उनकी एप्लीकेशन है वो बता पाओगे। वरना आप उस फिलोसॉफी को समझे बिना उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मैं ऐसे यूज़ करूँगी या वैसे करना है। तो इन कंसेप्ट्स को आप एकदम क्लैरिटी से पढ़ो और याद करो, फिर अप्लाई करने का सोचना। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जो अंबेडकर है उनके अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की हम बात करते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में क्या कहा था? एक लोक सेवक के लिए व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर यानी जो पर्सनल मॉरलिटी है उससे ऊपर उठकर संवैधानिक नैतिकता को रखना क्यों जरूरी है? आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं अलग अलग चीजों की, आपके पास संविधान भी होगा, आपके पास कानून भी होंगे, आपके पास नियम भी होंगे, अध्यादेश भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी फॉलो करने के लिए, बाय लॉज भी होंगे, बहुत सारे मोरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स की भी बातें। और जो प्राइम पे, टॉप पे आपको जिसको रखना है, जिसका पालन करना है, वो होगा संविधान। आपको संविधान के जो मूल्य हैं उन पे हमेशा निष्ठा बनाए रखनी है, और जितने भी आप कार्य करोगे वो हालांकि सामाजिक उत्थान के लिए, जनहित के लिए करोगे, लेकिन संविधान से परे हटकर हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हमें संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करके ही हर कार्य करना है। तो हमें यहाँ पे एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को एक्सप्लेन करना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसके बारे में क्या कहा था इसके बारे में बताना है। फिर हमें यह भी बताना है कि हमारी जो पर्सनल मॉरलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से ऊपर कभी नहीं जा सकती। अब हम आंसर पे आते हैं कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उनके लिए संवैधानिक नैतिकता का मतलब था कि जो संविधान है उनको आपको सिर्फ पालन ही नहीं करना है, जो संविधान का विश्वास है, उसके जो मूल्य है, उसके द्वारा स्थापित आदर्श है, उनके प्रति आपको अटूट निष्ठा जो है वो बना के रखनी है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक नैतिकता होती क्या है। तो अम्बेडकर के अनुसार इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू है, यानी सबसे पहले तो आपको जो लोकतांत्रिक आदर्श है, मूल्य है, उनका सम्मान करना पड़ेगा।
जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जस्टिस यानी न्याय की हम बात करते हैं, इन सब मूल्यों के प्रति हमें जो है निष्ठा बना के रखनी होगी और इनको हमें जीवन के आधार के रूप में स्वीकार करना होगा। दूसरी चीज़ है संविधान की सर्वोच्चता को हमें अपनाना होगा। हमें किसी व्यक्ति, विचारधारा, धर्म के बजाय संविधान को ही अंतिम सत्य मानना होगा। हालांकि हम किसी न किसी धर्म से एसोसिएटेड है, हमारा अपना एक समुदाय है, हम इंडिविजुअल भी कुछ थॉट्स रखते हैं, वो सब का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन हम संविधान से ऊपर उन्हें कतई नहीं रखेंगे। इस फिलोसॉफी को मानना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को मानना है। नेक्स्ट है कि विविधता का हमें सम्मान करना होगा। हालांकि लोकतंत्र के अंदर बहुमत की सुनी जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा हम नहीं करेंगे या उनकी बात को हम दरकिनार कर दें। तो जो बहुसंख्यकवाद है उसके बजाय हमें अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करनी है। अगर हम इस चीज़ को एडॉप्ट करते हैं मतलब हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, यानी संवैधानिक नैतिकता है, क्योंकि हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों के लिए विशिष्ट कानून बनाए गए हैं, उनका अलग से ध्यान रखा गया है, तो हमें भी उन आदर्शों को अपनाना है। फिर हम हर चीज़ का शांतिपूर्ण समाधान देखते हैं। हम अपनी मांगों के लिए हिंसक तरीके नहीं अपनाएंगे, हम कानून, प्रोसेस, प्रक्रिया इन सब को फॉलो करके ही अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अटेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनाते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को हम अपना रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि लोक सेवा के लिए यह क्यों आवश्यक है, क्यों जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी खुद की भी कुछ व्यक्तिगत मान्यता होती है, हमारी खुद की भी कुछ मॉरलिटी होती है, इवन हमारी क्या समाज की भी कुछ एक सोशल मॉरलिटी होती है। हमारे संविधान एक तरफ हमारा संविधान है, एक तरफ हमारा समाज है, उसके कुछ मूल्य है, एक तरफ हम इंडिविजुअल है, हमारे कुछ मूल्य हैं। हमें हमारे मूल्यों का भी सम्मान करना है, समाज के मूल्यों का भी सम्मान करना है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है हमें इन्हें सर्वोच्च रखना है। एक केस हुआ था सबरीमला केस, उसके अंदर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने खुद कोट किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो सोशल मॉरलिटी से हमेशा ऊपर ही रहेगी। कि भाई चाहे हमारा समाज किसी भी चीज़ को वैल्यू मानता हो, एथिकल मानता हो, सपोज कोई समाज अगर फॉर एग्जांपल कि भाई लड़कियां अलाउ नहीं है मंदिर में जाना, इसको मोरल मानता है, लेकिन हमारे संविधान में अगर लिखा है कि हम लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ही ऊपर रखना है। सिमिलरली अगर हमारे लाइफ के अंदर हमारी कुछ वैल्यूज है, हमारी कुछ सिद्धांत है, हमारी कुछ नैतिकता है, हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को ही प्राथमिकता देनी है। हमारे सिद्धांत तभी तक सही है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के दायरे में आ रहे हैं। जब हम उस दायरे से बाहर निकलेंगे हमारे सिद्धांत, तब वो नैतिक नहीं कहलाएंगे। अब हमें हमारे सिद्धांतों को क्यों दबाना है और क्यों हमें संवैधानिक नैतिकता को ऊपर मानना है, उसके भी कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं कि हम प्रशासन के अंदर निष्पक्षता जो है उसको एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सोशल सर्वेंट है, जो हमारे पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक है, वो अपनी धार्मिकता या जातिगत मान्यता उनकी कुछ भी हो सकती है, जो उनकी व्यक्तिगत नैतिकता हो सकती है, वो उसका आप कोई भी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल ले लो, फालतू में कुछ बोल के कंट्रोवर्शियल नहीं बात बोलना चाहती। किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय की कोई भी आप अगर बात नैतिक मानते हो, आप उसका एग्जाम्पल ले लो। लेकिन पद पर रहते हुए हमें अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 के तहत बिना किसी भेदभाव के निर्णय लेना है। अगर हमारी ऐसी मोरालिटी, व्यक्तिगत मोरालिटी, इन अनुच्छेदों के ऊपर जो हम बात करते हैं कि भेदभाव नहीं करना किसी धर्म के आधार पे, किसी समुदाय के आधार पे, और हमारी ये पर्सनल मोरालिटी भेदभाव करने पे हमें मजबूर कर रही है, तब हम निष्पक्षता वहाँ नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमें हमारी पर्सनल मोरालिटी से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रखना है। फिर दूसरी चीज हम बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ की, यानी कानून के शासन की जब हम बात करते हैं, तो जब भी हमारी जो जो व्यक्तिगत नैतिकता है वो कई बार हमारी भावनाओं पे, हमारी इमोशंस पे टिकी होती है, उस पे आधारित होती है, लेकिन जो संवैधानिक नैतिकता है वो हमेशा फैक्ट्स की, वो हमेशा तर्क की, वो हमेशा तथ्यों पे और हमेशा कानून पे आधारित होती है। तो इसलिए हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। प्रशासन में जो पर्सनल चॉइस होती है या ना पर्सनल नापसंद होती है, उसकी बजाय हमें तथ्यों पे,
हमारा जो कानून है उसके आधार पे, नियमों के आधार पे हमें डिसीजन लेने चाहिए और उसको अधिक प्रधानता हमें देनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की, यानी सोशल जस्टिस की। जब हम बात करते हैं तो ये जो एक लोक सेवक है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है वो होता है कि समाज के निचले तबके के लोग हैं, जैसे ट्राइब्स हैं, दलित्स हैं, वुमेन है, उनका उन्हें अपलिफ्टमेंट करना है। यदि उनकी व्यक्तिगत नैतिकता रूढ़िवादी है, यानी हो सकता है किसी के विचार जो है वो रूढ़िवादी है, सब अलग अलग तरीके के लोग हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, किसी के विचार को हम अपने पैमानों पे सही या गलत नहीं ठहरा सकते। तो अगर मान लो कोई रूढ़िवादी सोच का है, पर्सनल नैतिकता उसे रूढ़िवादिता को फॉलो करने के लिए कहती है, तब भी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करना है। तो केवल संवैधानिक नैतिकता ही उसे जो ये निचले तबके के लोग होंगे, वंचित वर्ग के लोग होंगे, उनके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाएगा और न्यायप्रिय बना के रखेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो हमें ऊपर रखनी अपनी पर्सनल मोरालिटी से। फिर हितों का टकराव हमें कई बार देखने को मिलता है, हमारे सामने एथिकल डायलेमा होते हैं, कई बार हमारे निजी हित होते हैं, उसके सामने हमें सार्वजनिक हित देखने को मिलते हैं। तो संविधान एक गाइड की तरह हमारे लिए काम करेगा और जिससे लोक सेवक भ्रष्टाचार या नेपोटिज्म, जिसको हम भाई भतीजावाद है, ऐसी समस्याओं से हम बच पाएंगे। तो हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखना है। यहाँ पे प्रश्न व्यक्तिगत नैतिकता का था यानी पर्सनल मोरालिटी का, हो सकता है क्वेश्चन में सामाजिक यानी सोशल मोरालिटी भी आए, फिर भी हमें जो टॉप प्रायोरिटी देनी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को देनी है। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं कि अम्बेडकर ने चेताया था कि संविधान जो है, कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे कितना ही अच्छा फ्रेम किया गया हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो वह अंततः बुरा ही साबित होगा। इसलिए एक लोक सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता एक कवच है जो उस व्यक्तिगत लालच और सामाजिक जो दबाव है उससे बचकर जनहित की ओर उसे ले जाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने पॉलिटी के अंदर भी ऐड हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के बारे में अच्छे से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगोर की जो मानवतावाद की अवधारणा है वो राष्ट्रवाद की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो एक तरफ हमारे पास ह्यूमैनिटी है, ह्यूमनिज्म है, और दूसरी तरफ जो है नेशनलिज्म है। तो हम अगर बात करें कि टैगोर ने जो मानवतावाद की अवधारणा दी थी, तो जो नेशनलिज्म की जो नैरो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन होती है, नैरो कॉन्सेप्ट होता है, उससे कहीं ऊपर है। तो ये हमें एक्सप्लेन करना है, तो पहले हमें बताना होगा कि इनका कंसेप्ट था क्या। तो जो विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं, यूनिवर्सलिज्म, उस पे इनकी जो है थ्योरी टिकी हुई थी। टैगोर ने पूरी दुनिया को एक परिवार बताया था। उन्होंने बोला था कि जो एक राष्ट्रवाद की हम अवधारणा बोलते हैं वो एक संगठित स्वार्थ पे जो है टिका हुआ होता है और जो देशों के बीच में दीवारें खड़ी कर देता है। मानवता को उन्होंने सर्वोपरि माना था। उनका प्रसिद्ध विचार था कि मानवता का स्थान राष्ट्र से ऊपर है, यानी हमें ह्यूमैनिटी को हमेशा ऊपर रखना है नेशनलिज्म से। देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय कभी नहीं हो सकता। अंत में हमें एक दूसरे के प्रति जो है सद्भाव रखना चाहिए, एक दूसरे के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यही मानववाद का मुख्य सिद्धांत है। संकीर्ण सीमाओं का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि राष्ट्रवाद जो है उन अवधारणाओं को मतलब राष्ट्रवाद की उन अवधारणाओं को नकारा जो घृणा पे बेस्ड है या दूसरे से श्रेष्ठता पे बेस्ड है। फिर उन्होंने बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करी। उनकी एक कविता थी जिसका नाम है वेयर द माइंड सेट इज विदाउट फियर। उनमें उन्होंने ऐसी एक कल्पना करी दुनिया की जिसमें जो संकीर्ण घरेलू दीवार है वो नहीं थी, उससे बटी हुई नहीं थी। एक इन्होंने इंक्लूसिव, एक यूनिवर्सल, एक एक पूरे विश्व का निर्माण करा जिसमें किसी भी तरीके की कोई सीमाएं, कोई विभाजन नहीं था। सांस्कृतिक समन्वय था उस पूरी दुनिया के अंदर में, पूर्व के अध्यात्म और पश्चिम के विज्ञान दोनों के मिलन के पक्ष रखते, न कि किसी राष्ट्रवादी टकराव के। तो ये उनका कंसेप्ट था। उन्होंने ह्यूमनिज्म पे, मानववाद पे अधिक बल दिया था बजाय कि राष्ट्रवाद पे। अगर हम एक तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो दृष्टिकोण की बात करें तो जो संकीर्ण राष्ट्रवाद है वो राजनीतिक और शक्ति केंद्र पे जो टिका होता है, लेकिन जो टैगोर का मानवतावाद था वो नैतिक और आध्यात्मिक उसका आधार था। सीमा की बात करें तो इसमें भौगोलिक सीमाएं हमें देखने को मिलती हैं, जबकि टैगोर का जो मानवतावाद का सिद्धांत है वो असीमित है और हमें यूनिवर्सली पूरे विश्व को देखना है, एक तरह सार्वभौमिक विश्व को देखना है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर आधार की बात करें तो ये प्रतिस्पर्धा और प्रभुत्व की धारणा पर आधारित है, जबकि टैगोर का जो मानवतावाद है वो प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता, इन मूल्यों पर टिका हुआ है। अब हम कंक्लूड करते हैं कि टैगोर का जो मानवतावाद है वो कॉस्मोपॉलिटन था, यानी एक तरीके से यूनिवर्सल था। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक संगठित स्वार्थ माना,
जो मानव की जो क्रिएटिविटी है उसको रोकता है। और उनका संदेश स्पष्ट था कि राष्ट्रवाद नश्वर है जबकि मानवता शाश्वत है। यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है उसकी लिमिटेशंस है, बट मानवतावाद जो है वो एक्सट्रीम है, वो अपने आप के अंदर पूरा है, वो शाश्वत है, वो हमेशा बना हुआ रहेगा। अब इसी के हम पार्ट बी पे आते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो अंत्योदय का विचार था, अंत्योदय मतलब पंक्ति के अंदर खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसका हमें उत्थान करना है। ये विचार को आधार बनाकर हमें समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में एक जिला अधिकारी के रूप में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो हमें सबसे पहले हल्का सा आइडिया देना है कि अंत्योदय का मतलब क्या होता है, फिर हम विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे कि बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हम कैसे इन जो मूल्यों को अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे, उनका अंत्योदय का दर्शन है, उसका मतलब था कि समाज में जो सबसे उपेक्षित, कमजोर, अंतिम खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका उत्थान किया जाना चाहिए कि भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, शासन की प्राथमिकता वही इंसान बनना चाहिए। हमें निर्णय जो है हमारे डिसीजन है या पॉलिसी मेकिंग में उन सभी लोगों का ध्यान रखना है जो पंक्ति में एकदम अंतिम जगह पे खड़े हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो ये दर्शन है अंत्योदय, वो जिलाधिकारी के तौर पे हम कैसे अपना सकते हैं, उस जिलाधिकारी की क्या भूमिका रहेगी इसके आधार पे। तो अंतिम व्यक्ति की पहचान कर कर हम लक्षित योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे। हमें हर पॉलिसी के अंदर ध्यान में रहेगा कि हमें इन लोगों तक अपनी पॉलिसी जो है पहुंचाए। जन सुनवाई की जो है एक कल्चर डेवलप होगा। फील्ड विजिट से संवेदनशीलता जो है प्रशासन सुनिश्चित करेंगे हम, मतलब एक संवेदनशील, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हमारे जो गवर्नेंस है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जब बार बार हम जन सुनवाई करेंगे या फील्ड विजिट करेंगे तो उससे वो संवेदनशीलता जो है वो बढ़ेगी। गरीब, दिव्यांग और SC ST और महिलाओं को हम प्राथमिकता देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं तक पहुंच जो है वो अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। उसके अलावा कुछ स्कीम्स को आप मेंशन करना, जैसे मनरेगा जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, विकसित भारत जी राम जी, तो उसको आप मेंशन करना। PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पेंशन जैसी योजनाएं हैं, इनके अंदर हम अधिक से अधिक पारदर्शिता लेके आएंगे। ग्राम पंचायत और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो स्वयं सहायता समूह है उनको सशक्त बनाकर एक इंक्लूसिव ग्रोथ की हम अब जो है एक सपना है उसको साकार करने का कोशिश करेंगे। ईमानदारी, करुणा और निष्पक्षता से हम नैतिक नेतृत्व है वो प्रस्तुत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम तभी ला पाएंगे जब हमारे अंदर अंत्योदय की भावना या ये कंसेप्ट जो है क्लियर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि तिरुकुरल के अनुसार, तिरुवल्लुवर जी ने लिखी थी तिरुकुरल, उसके अनुसार एक लोक सेवक की सबसे बड़ी पूंजी उसका सदाचार होता है। यानी उसका प्राइम वर्चू जो है वो क्या है, उसकी सिंप्लिसिटी है, उसको सदाचार उसका प्राइम वर्चू है। वर्तमान समय में जो गिरते नैतिक मूल्य दिख रहे हैं उसके अंदर इस विचार का हमें मूल्यांकन करना है। यानी हमें सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझाना है, फिर आज के टाइम पे जो गिरते हुए मूल्य हल्का सा उसके बारे में बात करनी है, और फिर इसकी सिग्निफिकेंस को हमें आज के टाइम के अंदर एप्लीकेशन उसकी बता के और एक्सप्लेन करना है। तो तिरुवल्लुवर द्वारा रचित थी तिरुकुरल, संगम एज के अंदर जो संगम काल हुआ था तब की ये रचना है। तो न केवल ये प्राचीन ग्रंथ है बल्कि ये एक लोक प्रशासन के लिए नैतिक संहिता का भी काम करती है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था तिरुकुरल दर्शन के अंदर, ओरुक्कम, जिसका मतलब होता है सदाचार। उसको जीवन का हमें आधार मानना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार की जब हम बात करते हैं वही इसका मतलब है। तिरुकुरल के अनुसार एक लोक सेवक के लिए सदाचार एक गुण ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पूंजी है, उसके लिए एसेट है। यानी उन्होंने सबसे टॉप पे रखा था सदाचार को। वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में जहां हम देखते हैं भ्रष्टाचार एक इश्यू है, अवसरवाद हमें देखने को मिलता है कि लोग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो जो लोक सेवक का सदाचार ही इस उसकी विश्वसनीयता और शासन के अंदर प्रभावशीलता का आधार बन सकती है। वर्तमान के अंदर हम मूल्यांकन करते हैं ये सदाचार का कि हम कैसे कैसे यूज में ले सकते हैं। जैसे निर्णय लेने में अखंडता बनेगी अगर हम सदाचार को अपनाते हैं, हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारी अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है, हमारी इंटीग्रिटी है वो सुनिश्चित होगी। वर्तमान में हमें राजनीतिक दबाव और प्रलोभन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम सदाचार को अपनाएंगे तो हम व्यक्तिगत लाभ को कभी महत्व नहीं देंगे, हम हमेशा सार्वजनिक हित, लोक हित के बारे में सोचेंगे। तो हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट को चुनने की आंतरिक शक्ति जो है हमें कहाँ से डिराइव करेंगे, सदाचार के माध्यम से। जैसे एक सिविल सेवक का खनन माफियाओं के दबाव के बावजूद अवैध खनन को रोकना, ये हम एक लाइव एग्जाम्पल हमने जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है तो उसको हमने यहाँ पे लिया है।
दूसरा कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता हम हमारे प्रशासन में रखेंगे अगर हम सदाचार को अपनाते हैं। तो सदाचारी अधिकारी सूचनाओं को छिपाने के अंदर कभी बिलीव नहीं करेंगे, वो हमेशा सूचनाओं का प्रकटीकरण के अंदर बिलीव करेंगे। हम सूचनाओं को जनता के लिए बहुत ज़्यादा सुलभ बनाएंगे, अपनी शक्तियों का उपयोग जनता के ट्रस्टी के तौर पे हम करेंगे। जैसे उदाहरण सत्येंद्र दुबे जी जैसे अधिकारी थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया और सदाचार की बहुत बड़ी मिसाल पेश करी। तीसरी चीज है कि सामाजिक न्याय और सहानुभूति यानी सोशल जस्टिस और कंपैशन की हम बात करते हैं तो तिरुकुरल के अनुसार जिस प्रशासन में दया और सदाचार है ही नहीं वह निष्प्राण है, यानी उसके अंदर ध्यान ही नहीं है। वर्तमान के अंदर जो अंतिम व्यक्ति यानी अंत्योदय तक हमें अगर हमारा न्याय पहुंचाना है तो हमारे अंदर सदाचार होना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हाशिए पे रहने वाले समुदायों के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनको बिना किसी भेदभाव पे अगर हमें लागू करना है तो हमारे अंदर सदाचार होना चाहिए। फिर फोर्थ है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि कब हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, सामने वालों के भी संवेगों को हमें समझना चाहिए, खुद के संवेगों को उस प्रकार से हमें मोल्ड करना चाहिए, ये सब बातें इसके अंदर आती है। तो गिरते जो नैतिक मूल्य हैं उस दौर में सदाचार जो है एक लोक सेवक के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान, इस पे नियंत्रण रखने में मदद करेगा, जिससे कार्यस्थल का वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर अगर हम ये सब सदाचार अगर हम फॉलो करते हैं, उसके साथ में ये सारी चीजें भी हम फॉलो करते हैं, तो जनता में विश्वास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा प्रशासन को लेकर। तो प्रशासन की सफलता तकनीकी कौशल से अधिक जनता के विश्वास पर टिकी होती है। और अगर हम सदाचार को अपनाएंगे तो जो लोक सेवक है वो एक रोल मॉडल के तौर पे हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे कानून के शासन के प्रति सम्मान जो है जनता के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब हम कंक्लूड करते हैं कि आज के टाइम पे जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो स्किल्स होते हैं, तकनीकी कौशल है, उनको महत्व दिया जाता है, वहाँ पे तिरुकुरल हमें याद दिलाते हैं कि बिना सदाचार के शक्ति विनाशकारी भी हो सकती है और एक लोक सेवक की सबसे बड़ी पूंजी उसका बैंक बैलेंस या पद नहीं, उसकी साख, उसकी रेपुटेशन, उसका सदाचार, उसका कैरेक्टर ही है। तो इस तरीके से हमने इसको कंक्लूड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वामी विवेकानंद के मानव निर्माण यानी मैन मेकिंग और व्यवहारिक वेदांत के विचार आधुनिक लोक सेवा में सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पे हमें डिस्कस करना है। तो हमें ये दोनों कंसेप्ट समझाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बताना है कि कैसे सत्यनिष्ठा और कर्तव्य निष्ठा को ये जो दोनों कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का दर्शन शक्ति और पवित्रता का समागम है। उन्होंने मानव निर्माण और व्यवहारिक वेदांत के जो आधुनिक लोक सेवा में आंतरिक सुधार और बाहरी कार्यकुशलता के बीच में एक ब्रिज का निर्माण करा है। मानव निर्माण की हम बात करते हैं, यानी मानव निर्माण का मतलब यहाँ पे आदमी का निर्माण या मतलब मेकिंग नहीं है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ हमें नहीं निकालना है, इसका मतलब है चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग से यहाँ पे इसका मतलब है। तो विवेकानंद जी के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, अपितु चरित्र का निर्माण ही असली शिक्षा है। इससे सत्यनिष्ठा कैसे बनेगी? तो देखो, मानव निर्माण का मतलब है कि विचारों, शब्दों और कार्यों में एक रूपता होनी चाहिए। आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो चीजें सिमिलर होनी चाहिए। जब एक लोक सेवक का चरित्र मजबूत होता है तो वह प्रलोभनों जैसे रिश्वत या पक्षपात के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। आत्मविश्वास की अगर हम बात करें तो विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास करना ही ईश्वर पर विश्वास करना है। तो एक आत्मविश्वासी लोक सेवक दबावपूर्ण स्थितियों में भी सही निर्णय लेने का साहस रखेगा, आंतरिक शुद्धि रहेगी उसकी। यह विचार हमें सिखाएगा कि देखो, भ्रष्टाचार जो है वो केवल बाहरी दंड से नहीं बल्कि आंतरिक चरित्र के शुद्धिकरण से भी समाप्त हो सकता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल वेदांता है यानी व्यवहारिक वेदांता है, जिसमें हम बात करते हैं कि सेवा ही पूजा है, वो कैसे हेल्प करेगा हमें प्रशासन में। तो विवेकानंद जी ने वेदांता को मठों से निकालकर और लाइफ के अंदर व्यवहारिक जो है हमारा जीवन है उसके अंदर लाने का प्रयत्न किया। तो जब हम बात करते हैं कि शिव जाने जीवन जीव सेवा, ठीक है, उनके अनुसार प्रत्येक जो मनुष्य है उसमें ईश्वर का अंश है। जब एक लोक सेवक किसी गरीब की फाइल देखता है तो उसे केवल एक कागज नहीं बल्कि नर सेवा नारायण सेवा ये उनके माइंड में रहना चाहिए। तब उनके अंदर जो डेडिकेशन है, जो अपने ड्यूटी को लेकर उनकी निष्ठा है, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगी।
तो समता का भाव की बात करते हैं तो वेदांत हमें सिखाता है कि सभी आत्माएं जो है समान है, सभी मनुष्य समान है। यह विचार लोक सेवा में जाति धर्म लिंग के आधार पर जो भी भेदभाव होते हैं उनको जड़ से खत्म करने का कार्य करता है। त्याग और सेवा की हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि भारत का भविष्य जो है वो त्याग पे और सेवा के ऊपर टिका है। एक लोक सेवक इस का मतलब अगर हम एक लोक सेवक के तौर पे इसका अर्थ निकालें तो व्यक्तिगत अहंकार का त्याग और लोक हित का निस्वार्थी सेवा है। मतलब हमें लोगों के बारे में सोचना है, हमें हमारे पर्सनल ईगो को साइड में रखना है। एक सिविल सर्वेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव, उसका प्राइम जो ड्यूटी होती है वो जन कल्याण होता है, लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखना, न कि सेल्फ इंटरेस्ट का। तो ये चीज़, ये जो विवेकानंद जी की फिलोसॉफी है, ये सब चीज़ें हमें सिखाती है। अगर हम बात करेंगे एप्लीकेशन बेस पे, तो चरित्र बल पे जो फोकस किया है विवेकानंद जी ने, अगर हम चरित्र बल करेंगे मतलब हमारा कैरेक्टर को अच्छा बिल्ड करेंगे तो सत्यनिष्ठा हमें आएगी, जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी और हमारी नैतिकता मजबूत होगी। आत्मचेतना से हमें जवाबदेहिता की जो मूल्य है वो बढ़ेगा, जिससे बाहरी निगरानी के बिना ही हम जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। जीव सेवा की बात करेंगे तो हमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे वंचित वर्गों के प्रति प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहेगा। निर्भीकता की बात करेंगे तो हमें मॉरल करेज आएगा, जिससे राजनीतिक दबाव के खिलाफ भी हम सुदृढ़ तरीके से खड़े रहेंगे। अब हम कंक्लूड करते हैं अपना आंसर कि स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो लोक सेवा को एक प्रशासक से बदलकर एक समाज सुधारक बना देता है। उनका व्यवहारिक वेदांत लोक सेवा को एक नौकरी नहीं बल्कि साधना यानी वोकेशन के रूप में देखता है, जहाँ सत्य निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा स्वाभाविक गुण बन जाते हैं। हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हम विवेकानंद जी के इन कंसेप्ट्स को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ये चीज़ें जो हैं अपने अंदर ले आएंगे, जो हमारे कार्य में भी दिखेगी, प्रशासन में भी दिखेगी, और प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं जो है हम उनसे आराम से लड़ सकते हैं। तो ये था अपना आज का पूरा क्लास, और कल अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम पश्चिमी विचारकों के बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उनके सारे कंसेप्ट आप याद करके आना। उनसे रिलेटेड मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, उनको भी आप माइंड मेकअप करके और फिर आप प्रिपेयर होके आना। शॉर्ट नोट आप बनाते रहो ताकि जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उनका एक्चुअल में आप यूज़ ले सको जब अपना एग्ज़ाम आएगा, जब आप मेंस लिखोगे उस दौरान। उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट ही सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे और कोई चीज़ हेल्प नहीं करेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।